तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट नोट फॉर यू में। तो आज हम करने वाले सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूनिट 3 जिसका नाम है एक्टिविटी प्लानिंग। तो बात करें हम एक्टिविटी प्लानिंग का मेन एम क्या होता है, पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ ले। ब्रेक डाउन प्रोजेक्ट इनटू मैनेजेबल टास्क। जो हमारा प्रोजेक्ट है हम उन्हें सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं और फिर हम उन टास्क के बीच में हम उनका डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर क्या होना चाहिए और डिपेंडेंसीज क्या होनी चाहिए उन एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटीज़ और टास्क हमारा सेम है। ये आपको आगे फर्दर और अच्छे से समझ आएगा क्योंकि हम डिपेंडेंसी और एक्टिव ऑर्डर्स की आगे हम डिटेल में बात भी करने वाले हैं। तो बात करें हमारी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी प्लानिंग, उद्देश्य क्या होता है हमारी एक्टिविटी प्लानिंग का। तो इसके 5 की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है तो इन्हें ध्यान से देखना। तो बात करें फिजिबिलिटी असेसमेंट की। फिजिबिलिटी असेसमेंट में देखते हैं कि हमारे गिवन टाइम में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, या जो उसमें रिसोर्सेज लग रहे हैं वो हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं। तो बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट हमारा रिसोर्स एलोकेशन। तो रिसोर्स एलोकेशन की अगर डेफिनेशन पढ़े तो मोस्ट इफेक्टिव वे टू एलोकेट रिसोर्स। इसमें हम मोस्ट इफेक्टिव वे देखते हैं रिसोर्स को एलोकेट करने का डिफरेंट मॉड्यूल्स में, किस टाइम पे किस टास्क को हमें रिसोर्स कौन सा कब प्रोवाइड करना है, और इसकी वजह से जो हमारे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा वो बिल्कुल हाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा डिटेल्ड कॉस्टिंग। तो अब हमने फिजिबिलिटी स्टडी में हमने ये स्टडी कर लिया कि हमारे पास कितना टाइम लगने वाला है, और रिसोर्स एलोकेशन में हमने देख लिया कि हमारे कहाँ कौन कौन से रिसोर्स कब लगने वाले हैं। तो ये दोनों हमारे फेजेस हेल्प करते हैं कि हम जो हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट कर पाए। टाइम और हमें रिसोर्सेज तो पता चल चुके हैं, तो उसकी बेस पे हम जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है एस्टिमेट करते हैं। बात करें मोटिवेशन की। मोटिवेशन क्या है? सेट टारगेट एंड मोनिटर प्रोग्रेस अगेंस्ट दैम। तो ये क्या है, जो हमारे सेट टारगेट, हम जो कुछ टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट के प्रति हम अपनी प्रोग्रेस चेक करते रहते हैं। जो भी हमारा मोटिवेशन, जो भी हमारा स्टाफ होता है, ये मोटिवेशन जब हाई होगा जब वो स्टाफ अपने टारगेट खुद सेट करेंगे और टारगेट को बीट करेंगे, तो उनका मोटिवेशन भी हाई हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। जितना ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा आपकी टीम होगी, उतने ज़्यादा आपके डिपार्टमेंट्स होंगे। तो जब आपकी टीम और डिपार्टमेंट ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा चांस होगा कि आपका कोलैबोरेशन का चांस भी ज़्यादा बढ़ेगा और उतना ज़्यादा आपके बीच में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होगा। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूल। प्रोजेक्ट शेड्यूल क्या होता है? प्रोजेक्ट शेड्यूल शोज द डेट व्हेन ईच एक्टिविटी शुड स्टार्ट एंड फिनिश। तो प्रोजेक्ट शेड्यूल बताता है कि कब हमारी ईच एक्टिविटीज़ और ईच टास्क मान सकते हैं, कब वो स्टार्ट होगा और कब उसका ख़त्म होने का पीरियड होगा, एंड फिनिश अलोंग विद द रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटीज़। अलोंग जो उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारे रिसोर्स चाहिए उसके साथ। जैसे कि अगर आपको देखा जाए ये पूरा आपका प्रोजेक्ट है, तो ये आपका प्रोजेक्ट हमारा डिवाइड होता है एक्टिविटीज़ में और टास्क में। तो हम इन सब का देखिए स्टार्ट पॉइंट कब है और एंड पॉइंट कब है और इसमें कौन कौन से रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। सेम हम इसका देखेंगे, सेम हम इसका देखेंगे, सेम हम इसका देखेंगे। तो यही हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूल। 4 मेन स्टेजेस होते हैं इसके। तो फर्स्ट स्टेज आता है हमारा डिटरमाइन एक्टिविटीज़ एंड ऑर्डर। इसमें हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई टास्क दैट नीड टू बी डन एंड देयर सीक्वेंस। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा टास्क हमारा हाई प्रायोरिटाइज का है, कौन सा टास्क हमें सबसे पहले परफॉर्म करना है और उसका सीक्वेंस क्या होगा, पहले कौन सा टास्क परफॉर्म होगा फिर कौन सा टास्क परफॉर्म होगा। इसमें हम रिसोर्स कंस्ट्रेंट नहीं देखते क्योंकि पहले हमें जो सा टास्क परफॉर्म करना है उसके बाद ही हम देखेंगे कि रिसोर्स उनमें कैसे डिवाइड करने हैं। तो इसमें सिंपली हम करते हैं आइडेंटिफाई टास्क दैट नीड टू बी डन एंड देयर सीक्वेंस। क्रिएट एन आइडियल एक्टिविटी प्लान बनाते हैं हम, इसमें कोई रिसोर्स का कंस्ट्रेंट नहीं देखा जाता। बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो सेकंड है हमारा एक्टिविटी रिस्क एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं? एनालाइज द आइडियल एक्टिविटी प्लान टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम और रिस्क। जो हमारा आइडियल एक्टिविटी प्लान हमने ऊपर बनाया है उसमें हम रिस्क एनालिसिस करते हैं कि हमारे रिस्क कहाँ कहाँ आ सकते हैं। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू द प्लान एंड कंसीडर रिसोर्स एलोकेशन स्केशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट प्लान बनाते हैं कि जो हमारी रिस्क आएगी वो हम कैसे हैंडल करेंगे, और उस बेसिस पे जब हमने प्रायोरिटाइज कर लिया कौन सा हमारा टास्क पहले परफॉर्म होगा उस बेसिस पे हम रिसोर्स एलोकेशन करते हैं। क्योंकि जो अगर टास्क 1 हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी और टास्क 5 हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी है, तो और दोनों को सेम रिसोर्स चाहिए, तो हम देखेंगे कि पहला जो और रिसोर्स हमारे पास वो एक ही है, तो हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि वो टास्क 1 को हमारे रिसोर्स पहले मिले और बाद में टास्क 5 को मिले।
बात करें हमारे नेक्स्ट फेज की, तो नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन क्या करता है, डिटरमाइन व्हेन एंड हाउ मच ऑफ ईच रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी। रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज हमारे किस टर्म में हो सकते हैं, मैन पावर, कोई इक्विपमेंट, कोई मटेरियल, क्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कौन से रिसोर्स, कितने रिसोर्स हमें अलग अलग टास्क को देने हैं, और ये भी हम देखते हैं कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट को भी हम ध्यान में रखते हुए उन्हें अलॉट करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स की भी कुछ लिमिट होती है कि हम इतने रिसोर्स, अगर हमारे पास एक रिसोर्स है तो हम उसे हायर प्रायोरिटाइज वाले टास्क को ही पहले देंगे। तो यही है कि हम कंसीडर रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंस्ट्रेंट। और लास्ट आता है हमारा डेवलप द प्रोजेक्ट शेड्यूल। प्रोजेक्ट शेड्यूल मैंने आपको बताया दिया, शेड्यूल शोज द डाटा व्हेन ईच एक्टिविटी शुड स्टार्ट एंड फिनिश अलोंग विद द रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी। अगर बात आई कि आपको, अगर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट शेड्यूल को बनाने का प्रोसेस बताओ, तो उसमें भी आप ये मेन 4 स्टेजेस लिख सकते हैं। अब बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पहले एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी हमारा एक स्पेसिफिक टास्क और वर्क होता है दैट नीड टू बी परफॉर्म। उस टास्क को हमें परफॉर्म करना होता है एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज़। आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज़ में भी हमारे 3 अप्रोचेज आ जाते हैं। पहला आता था एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, नेक्स्ट आता था प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच, नेक्स्ट थर्ड आ जाता है हाइब्रिड अप्रोच। तो बात करें एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी दैट प्रोजेक्ट इज थॉट टू इन्वॉल्व। इसमें हम सारी एक्टिविटीज़ की लिस्ट बना लेते हैं जो कि लगता है कि हमारे प्रोजेक्ट भी यूज़ होने वाली है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर आप कोई ऑर्गेनाइज करने वाले हो बर्थडे पार्टी, तो आप उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाओगे, डेकोरेशन की, बर्थडे केक को लाने की, इन्विटेशन सेंड करने की, और भी बहुत सारी लिस्ट होती है एक्टिविटीज़ की, वो आप उसमें बनाओगे। तो सेम ये वही है कि हम आइडेंटिफाई थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मतलब अगर आप बर्थडे पार्टी की लिस्ट बना रहे हो, तो आप 2-4 बंदे आपके जो दोस्त मिलके लिस्ट बना सकते हैं, वो सारे मिलके एक दूसरे को आइडिया दे सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम करेगी, या पास्ट प्रोजेक्ट से, जैसे कि आप अगर आप ध्यान दोगे कि आपने पिछले बर्थडे में क्या क्या हमने करा था, तो उस बेसिस पे हम एक्टिविटीज़ लगा सकते हैं कि पिछले बर्थडे में हमने केक कट करा था, डेकोरेशन करी थी, इनविटेशन सेंड करा था, डांसिंग करी थी, और भी बहुत कुछ। तो उस बेस पे आप एक्टिविटीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसका एक स्ट्रक्चर कौन सा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में। तो गेट क्लियर पिक्चर अबाउट व्हाट नीड टू बी डन एंड हाउ डिफरेंट टास्क रिलेट टू ईच अदर। इससे हमें क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि हमें क्या करना है, और जो हमारे टास्क है वो एक दूसरे से कैसे रिलेट हो गए। तो बात करें हमारे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है हमारा द प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच। तो प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच को बताने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई कार डिज़ाइन करते हो, अगर आपको कार चाहिए, तो आप उसके लिए क्या डिज़ाइन करोगे, उसके लिए आप एक्टिविटीज़ देखोगे क्या, कि उसका एक्सटीरियर कैसे डिज़ाइन होने चाहिए, उसका इंटीरियर कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, यानी कि उसके बड़े बड़े पार्ट आप देखोगे, उसका इंजन कैसा होना चाहिए। और प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच में क्या होगा, फिर अब उसका इंजन जो है, अब उसका इंजन कैसे टेस्ट होना चाहिए, उसका इंजन कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, उसका इंजन कैसा वर्क करना चाहिए, उसके इंजन में कितनी पावर होनी चाहिए। तो ये आता हमारा प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच में, यानी कि फोकस ऑन आइडेंटिफाई एक्टिविटी बेस्ड ऑन द फाइनल प्रोडक्ट। जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट जैसे इंजन है और डिलीवरेबल ऑफ द प्रोजेक्ट। इंजन्स के अब हम देखेंगे कि सब पार्ट्स कैसे होने चाहिए, उसमें टेस्टिंग, उसकी पावर, ये सब। इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। इसमें हम यूज़ करते हैं PBS एंड प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम PFD टू आइडेंटिफाई सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। ये इनकी हेल्प से हम जो एक्टिविटीज़ की सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड अप्रोच क्या होती है, कॉम्बिनेशन होता है हमारा एक्टिविटी बेस्ड मॉडल अप्रोच का और प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच का। ये हमारा तब सूटेबल होता है जब हमारे पास जो कंपोनेंट है एंड टास्क दोनों ही अलग अलग डिस्टिंक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग। सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग क्या होता है, सीक्वेंसिंग हमारा होता है कि हम टास्क को किस सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं, और शेड्यूलिंग की हम किस टाइम पे कौन सा टास्क परफॉर्म करेंगे। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए तो हमारा इस मैटर ही नहीं करता कि सीक्वेंसिंग शेड्यूलिंग अगर हम एक ही रखें, यानी कि टास्क किसी भी फॉर्म में अरेंज कर दे और उसे कैसे भी शेड्यूल कर दे, तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए ये इतना डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो लार्ज प्रोडक्ट होते हैं उसमें बहुत डिपेंड करता है कि हमारा सीक्वेंसिंग कैसे हो रही है, शेड्यूलिंग कैसे हो रही है। ये नहीं कि हमारा
पहला टास्क दूसरे टास्क पे भी हमारा डिपेंडेंस हो सकता है, और किस बेस पे हम उनकी शेड्यूलिंग करें कि हमारे बीच में डिले मिनिमाइज हो जाए, कि डिले ना आए। करें हमारा नेटवर्क प्लानिंग मॉडल क्या होते हैं, तो अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े तो सीक्वेंस इन शेड्यूलिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द ऑर्डर एंड टाइम ऑफ टास्क कंसीडरिंग रिसोर्स अवेबिलिटी ऑफ लॉजिकल डिपेंडेंसी विद इन द प्रोजेक्ट। तो बात करें लार्जर प्रोडक्ट, तो लार्जर प्रोजेक्ट में क्या होता है, बेटर टू सेपरेट सीक्वेंस और शेड्यूल। ये हम एडवाइस देते हैं कि लार्जर प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें हम सीक्वेंस और शेड्यूल को सेपरेट कर ले। तो ये हम कर सकते हैं लार्जर प्रोजेक्ट को जो हम डिवाइड करते हैं सीक्वेंस एंड शेड्यूल में, ये हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, ये आता है नेटवर्क प्लानिंग मॉडल की हेल्प से हम कर सकते हैं इन्हें डिवाइड। तो इसकी चलो डेफिनेशन, इसमें कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। सीक्वेंसिंग द टास्क अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिकल रिलेशनशिप, जो अब टास्क की सीक्वेंसिंग करते हैं उनके रिलेशनशिप के बेस्ड पे ही करते हैं कि कौन सा टास्क किस पे डिपेंडेंस है। अगर पहला वाला हमारे दूसरे पे डिपेंडेंस है तो पहले दूसरा टास्क परफॉर्म होगा, फिर फर्स्ट वाला टास्क परफॉर्म होगा। तो इसमें ऐसा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है शेड्यूलिंग दैम टेकन इनटू अकाउंट रिसोर्स एंड अदर फैक्टर। तो शेड्यूल उन्हें हम अलग अलग फैक्टर से करते हैं कि कब कौन से को रिसोर्स चाहिए, कब कौन से टास्क को हमारे रिसोर्स चाहिए, कौन सा किस टाइम पे होना चाहिए, कौन सा टास्क हमारा कौन से टास्क की हमारी हाई प्रायोरिटाइज है। तो ये हमारा शेड्यूल उन बेसिस पे होता है। तो बात करें इसकी डेफिनेशन की, नेटवर्क प्लानिंग मॉडल हेल्प टू विजुलाइज एंड एनालाइज द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ एंड देयर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा जो सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग है इसे हेल्प करता है विजुलाइज करने में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और ये नेटवर्क बना देता है हमारे जो एक्टिविटीज़ है और उनके रिलेशनशिप के बीच में। तो अब बात करेंगे हम PERT एंड CPM। PERT एंड CPM हमारा मेथड यूज फॉर नेटवर्क प्लानिंग, ये अभी आगे भी आएगा हमारा, तो आगे भी हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे यूज़ होते हैं नेटवर्क प्लानिंग के लिए। कैसे, मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट विद नेटवर्क प्लानिंग मेथड इन्वॉल्व 4 स्टेप्स। तो इसमें 4 स्टेप हमारे इन्वॉल्व होते हैं। डिस्क्राइबिंग द प्रोजेक्ट, डायग्राम द नेटवर्क, पहले हमने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करा, फिर उसका नेटवर्क डायग्राम बनाया, और उस नेटवर्क डायग्राम के बेस में हमने उसकी कॉस्ट निकाली कि, और उसका टाइम निकाला कि कितने टाइम में वो कंप्लीट होने वाला है, और फिर हम टाइम टू टाइम अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखते रहते हैं। तो बात करें CPM की, तो CPM होता क्या है, तो CPM होता है हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड। तो इसकी डेफिनेशन पढ़े, द CPM मेथड इज एन एल्गोरिथम फॉर शेड्यूलिंग अ सेट ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। ये एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम होती है हमारी, जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को हमारे शेड्यूल करने में काम आती है। तो प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द क्रिटिकल पाथ, इसका प्रोसेस क्या होता है कि हम ऑप्टिमाइज क्रिटिकल पाथ देख पाए, यानी कि हम ऑप्टिमाइज जो हमारे टास्क है उनके बीच में रिलेशनशिप सीक्वेंसिंग भी कितनी तरीके से हो सकती है, और कितनी तरीके से हम उसमें शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। पर कौन सी ऑप्टिमाइज सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग होगी, वो जो पाथ होगा हमारा वो क्रिटिकल पाथ होगा अगर नेटवर्क में हम बनाएंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आपकी एक्टिविटी A है, ये एक्टिविटी B है, ये एक्टिविटी और टास्क A की बात है, ये C है, ये एक्टिविटी D है, ये आपकी एक्टिविटी B है, और एक्टिविटी C है। एक पाथ तो आपका एक्टिविटी से ये है और एक पाथ आपका टास्क से ये है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो डिले, अगर ये वाले पाथ से जाओगे तो इसमें डिले 0 आ रहा है, इसमें सम डिले आ रहा है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो आप इसमें बेस्ट क्रिटिकल पाथ जो होगा वो आपका ये वाला पाथ होगा, वो बेस्ट क्रिटिकल पाथ होगा। तो इस शेड्यूल में हम अपनी जो एक्टिविटी प्लान करेंगे। CPM आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो CPM को हम और फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज अच्छे से। आपको बिल्कुल हमेशा के लिए याद रहेगी, बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक होते हैं CPM PERT, लेकिन मैंने बिल्कुल इजी वे में इनकी एक्सप्लेनेशन बना रखी है, और बिल्कुल इजी वे में मैंने इनके नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन्हें समझने में। तो बात करें हमारे की स्टेप्स ऑफ CPM में हमारे की स्टेप्स क्या होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़, जो हमारी एक्टिविटीज़ है, मेक लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। उन एक्टिविटीज़ की हम लिस्ट बना लेते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाली है और हमारे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में हमारी काम आएगी। नेक्स्ट है डिटरमाइन एक्टिविटी ड्यूरेशन, फिर हम एस्टिमेट टाइम नीडेड टू कंप्लीट ईच एक्टिविटी। हम टाइम एस्टिमेट करते हैं, मैंने आपको एस्टिमेशन टेक्निक भी पहले बता रखी है प्रीवियस यूनिट्स में। तो इसमें हम हर एक्टिविटीज़ का टाइम एस्टिमेट करते हैं कि हर एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। और नेक्स्ट आता है हमारी डिफाइन डिपेंडेंसी, रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंसी
ऑफ एक्टिविटीज़ विच शुड कम्प्लीटेड फर्स्ट। तो हम इसमें क्या करते हैं कि रिलेशनशिप और डिपेंडेंसी देखते हैं एक्टिविटीज़ के बीच में, और उस बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी पहले कंप्लीट होगी, कौन सी एक्टिविटी हमारी बाद पे कंप्लीट होगी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही है तो दूसरी एक्टिविटी है वो पहले कंप्लीट होगी, तभी जाके जो हमारी पिछली एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो पाएगी। बात आता है नेक्स्ट आता है क्रिएट अ नेटवर्क डायग्राम। तो अब क्या करते हैं हम, नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं शो एक्टिविटीज़ एंड देयर डिपेंडेंसीज। कुछ नेटवर्क डायग्राम हमारा ऐसा होता है, ये हमारी एक्टिविटीज़ है और इनके बीच में हम डिपेंडेंसीज शो करते हैं। तो लास्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैलकुलेट द क्रिटिकल पाथ। अब ये जो क्रिटिकल पाथ है हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो मैंने आपको बताया बेस्ट पाथ था, ये क्रिटिकल पाथ है। अब इसे कैलकुलेट करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं, चलो समझते हैं। तो फाइंड लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ डिपेंडेंट एक्टिविटीज़, वो लॉन्गेस्ट पाथ देखेंगे हम जो डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ का देखेंगे। जैसे ए, इससे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, इसकी इस पर डिपेंडेंसी है, इसकी इस पर डिपेंडेंसी है, जो हाईएस्ट डिपेंडेंसी वाला पाथ होगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। उसमें हमारा जो टाइम लगने वाला होगा उसमें टाइम भी हमारा जो होगा मिनिमम होगा। और बेस्ट पाथ हमारा वो होगा जिसमें डिले कम से कम होगा। और डिले के लिए आपको दो वर्ड यूज़ हो गए, स्लैक और फ्लोट। जिसमें स्लैक और फ्लोट की वैल्यू 0 होगी वो हमारा बेस्ट पाथ होगा। जैसे मैंने बताया यहाँ पे सम डिले हो जाता है, स्लैक और फ्लोट की वैल्यू 2 मान लो, तो ये हमारा बेस्ट पाथ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे डिले की वैल्यू कम है तो ये हमारा बेस्ट पाथ होगा। दो मेन टेक्निक है जो हमारी यूज़ होती है कैलकुलेट क्रिटिकल पाथ करने में। तो हमारी टेक्निक कौन सी है, फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास। ये आपका अलग से 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि फॉरवर्ड पास क्या होता है, बैकवर्ड पास क्या होता है। चलो समझते हैं। तो फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास हमारा यूज़ होता है क्रिटिकल पाथ को कैलकुलेट करने में। इन फॉरवर्ड पास वी कैलकुलेट अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश। सॉरी, वी कैलकुलेट नहीं, हमने एल्गोरिथम होती है, CPM हमारी मैथमेटिकल एल्गोरिथम होती है, वही खुद कैलकुलेट कर लेती है अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश। चलो बताते क्या होते हैं अभी। और इन बैकवर्ड पास वी कैलकुलेट लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो चलो समझते हैं क्या है ये लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो बात करूँ मैं आपको क्रिटिकल पाथ में जो हमारा कैलकुलेट होता है, जो हमारी ईच नोड्स होती है और ईच एक्टिविटीज़ होती है उसके कोरिस्पोंडिंग एक बॉक्स बनाया जाता है, वो इस बॉक्स से रिप्रेजेंट होता है। तो इस बॉक्स में हमारी क्या क्या डिटेल होती है पहले ये जान लेते हैं। तो इसके पहले ब्लॉक में आती है अर्ली स्टार्ट, नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूरेशन, D फॉर ड्यूरेशन, नेक्स्ट आता है हमारा अर्ली फिनिश, और नेक्स्ट ये जो हमारी बीच वाली लाइन है ये हमारी डिनोट करेगी कौन सी वो एक्टिविटी है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी एक्टिविटी ABC, ये एक्टिविटी डिनोट करेगी। ये हमारा बताएगा लेटेस्ट स्टार्ट, ये बताएगा हमारा स्लैक, जैसे कि मैंने आपको बताया स्लैक क्या था, डिले, और ये बताएगा हमारा लेटेस्ट फिनिश। तो चलो 1 बाय 1 समझते क्या क्या होते हैं ये। तो इनके बेस पे न्यूमेरिकल आ भी सकता है, नहीं भी, पर आ गया तो आप कर ही लोगे जब मैं आपको ये समझा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो भाई नोड A है और नोड B है, मैंने सिर्फ 2 नोड में बताया आपको एक्टिविटी A है और एक्टिविटी B है। तो बात कर रहे हैं इसकी अर्ली स्टार्ट की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन है एक्टिविटी हमारी A और B दे रखी है और ड्यूरेशन हमारी A को कंप्लीट होने में लगते हैं 5 मिनट और B को कंप्लीट होने में लगते हैं 4 मिनट। तो चलो अर्ली स्टार्ट करते हैं। A के पहले कोई था नहीं तो A को स्टार्ट करने में हमारे को जो टाइम होगा वो होगा 0, और ड्यूरेशन क्या है A की हमारी 5, तो यहाँ पे ड्यूरेशन वाली जगह में आ जाएगा 5। और हमारा जो अर्ली फिनिश था, क्योंकि हमारे 0 से स्टार्ट हुआ 5 हमारी ड्यूरेशन थी, तो जब हमारा फिनिश होगा वो 5 पे फिनिश हो जाएगा। और यही जो हम ऊपर वाला पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं यही हमारा होता है फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास में मैंने बता दिया आपको कि हम अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश कैलकुलेट करते हैं। तो चलो एक्टिविटी B के लिए कैलकुलेट करते हैं। एक्टिविटी B में क्या होता है, हमारा स्टार्ट जब ये 5 पे ख़त्म हो जाएगा, जो हमारी B है वो A पे डिपेंड कर रही है, तो जब ये 5 पे ख़त्म हो जाएगा तो ये 5 से स्टार्ट होगा, और 5 पे स्टार्ट होने के बाद इसका ड्यूरेशन टाइम है 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 ड्यूरेशन टाइम। और 5 से स्टार्ट हुआ और 4 ड्यूरेशन टाइम तक वो चला, तो टोटल टाइम कितना हो गया, जो उसका फिनिश टाइम होगा वो होगा 9। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पास। तो चलो बैकवर्ड पास की बात करते हैं। तो बैकवर्ड पास में हम इधर से चलते हैं, तो इसका हम देखेंगे कि
लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है, लेटेस्ट फिनिश टाइम इसने अभी 9 पे फिनिश करा तो इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा 9। और बात करें इसकी स्लेक की, तो स्लेक क्या होगा, स्लेक का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम, यानी कि ये वाला ब्लॉक माइनस ये वाला ब्लॉक, तो 9 माइनस 9 लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम, तो ये 9 माइनस 9 हो गया हमारा 0। तो बात करेंगे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम की, क्या होता है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का भी हमारा फॉर्मूला होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम हमारा क्या आता है यहाँ पे 9 और ड्यूरेशन क्या आती है हमारी 4, तो 9 माइनस 4 5। सेम इसके लिए भी यही है, हमने कैलकुलेट कर लिया लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम इसका क्या आया, जो हमारी पिछली वाली नोट का था वही होगा इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम, यानी कि 5। स्लेक आया हमारा 5 माइनस 5 0, और जो हमारा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आया वो 5 माइनस ड्यूरेशन टाइम वो भी 0। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हो, और अगर ऐसे आपको न्यूमेरिकल भी आ गया तो आप अलग अलग नोट्स के लिए ये कैलकुलेट कर सकते हो और इजीली निकाल सकते हो। और जहाँ पे आपकी 0 0 हो गए, मान लो अगर आपकी ये ABCD इस टाइप में आया, ए के कोरिस्पोंडिंग 0, बी के कोरिस्पोंडिंग 0, सी के कोरिस्पोंडिंग 0, डी के कोरिस्पोंडिंग 0 स्लेक टाइम, और दूसरे में आया कि इसके कोरिस्पोंडिंग कुछ स्लेक टाइम की वैल्यूज़ आ गई, तो वो आप पाथ चुनोगे जिसमें 0 0 वैल्यू आ रही है स्लेक टाइम की, वही आप पाथ बना दोगे, चाहे कितने भी नोट्स और कितनी भी एक्टिविटीज़ हो उसमें। CPM में एक स्टेप रह गया, वो स्टेप है हमारा डिटरमाइन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन हम डिटरमाइन करते हैं लास्ट स्टेप में। जो हमारा क्रिटिकल पाथ है उसमें जो हमने ईच एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन है, और जो क्रिटिकल पाथ में हमारे जो एक्टिविटीज़ आई है उन एक्टिविटीज़ का जो हमारा ड्यूरेशन है हम उसका सम अप करते हैं और ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन निकालते हैं जो भी हमारे प्रोजेक्ट की होती है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाई करता है क्रिटिकल पाथ के द्वारा कि हमारे प्रोजेक्ट का जो टाइम है वो कितना लगने वाला है। बात करें हमारे नेटवर्क की प्लानिंग डायग्राम में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी नोड से रिप्रेजेंटेशन होती है, और जो हमारी उसके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो हमारी एरो लिंक से रिप्रेजेंटेशन होती है। तो बात करें कॉमनली यूज नेटवर्क प्लानिंग मॉडल, तो मैंने आपको बता दिया 2 मॉडल यूज़ होते हैं हमारे नेटवर्क प्लानिंग मॉडल में, CPM क्रिटिकल पाथ मेथड एंड PERT प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो दिस मॉडल यूज मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, आइडेंटिफाई क्रिटिकल एक्टिविटीज़ एंड असिस्ट इन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। तो ये मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज़ करते हैं और जो पूरे क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करने के लिए, और उसके बेस पे जो भी हमारा टाइम रिसोर्स लग रहा है उसे कैलकुलेट करने के लिए। तो बात करें हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी ऑन एरो, तो एक्टिविटी ऑन एरो क्या होता है, ये हमारे यूज बाय CPM एंड PERT टू विजुलाइज प्रोजेक्ट एज अ नेटवर्क। तो ये हमारा एक्टिविटी ऑन एरो वाली एक्टिविटीज़ क्या होती है, एक्टिविटी जो हमारी है वो एरो, इस वाले में जो हमारी एक्टिविटी है वो एरो पे डिनोट होती है, और जो नोट पे होती है हमारा वो टाइम ड्यूरेशन डिनोट होता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं हम एक्टिविटीज़ ऑन एरो। एक्टिविटी आर ड्रोन एज एरो जॉइन सर्कल्स। तो जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो एरो पे ड्रो होगी, और ये जॉइन सर्कल्स और नोड विच रिप्रेजेंट द पॉसिबल स्टार्ट एंड कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी एंड सेट ऑफ एक्टिविटीज। जो सर्कल है हमारा स्टार्ट टाइम, जो भी हमारा कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी एंड सेट ऑफ एक्टिविटी का टाइम है वो बताएगी। तो बात करें नेक्स्ट अप्रोच है हमारी एक्टिविटी ऑन नोड। तो अभी जो हमने प्रीवियसली एग्जांपल डिस्कस करा था वो इसका ही था, एक्टिविटी ऑन नोड का, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी वो सर्कल में डिनोट हो रही थी। तो इसे हम ये यूज़ करते हैं यूज बाय प्रेसिडेंस नेटवर्क, पॉपुलर प्लस वाइडली एडोप्टेड। ये वाली जो टेक्निक है हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा अडोप्ट करी जाती है। एक्टिविटी या रिप्रेजेंटेड नोट, ये मैंने आपको बता दिया, और लिंक रिप्रेजेंट सीक्वेंस, जो हमारे इनके बीच में लिंक है उनकी सीक्वेंसिंग क्या डिपेंडेंसीज है वो बताएंगे। तो नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मुलेटिंग अ नेटवर्क मॉडल। तो फॉर्मुलेटिंग अ नेटवर्क मॉडल में हमारे जब भी हम नेटवर्क मॉडल बनाते हैं तो हमें प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए उन्हें बनाने के लिए। तो कंस्ट्रक्टिंग प्रेसिडेंस नेटवर्क रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए, जैसे कि 1 स्टार्ट नोड, जो हमारी स्टार्टिंग नोड है वो सिंगल स्टार्टिंग नोड होनी चाहिए। 1 एंड नोड, एंडिंग नोड भी हमारी सिंगल होनी चाहिए। नोड हैज़ ड्यूरेशंस, नोड्स में हमारी ड्यूरेशन डिनोट होनी चाहिए कि कौन सी नोड का टाइम कितना है। मान लो कि इस नोड का टाइम हमारा 5 मिनट है, तो 5 मिनट हम यहाँ लिखेंगे नोड्स के साथ। लिंक नॉर्मली हैज़ नो ड्यूरेशन, हम
ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम नोट में ड्यूरेशन लिख दें और लिंक में ड्यूरेशंस ना लिखे। टाइम मूव लेफ़्ट टू राइट, हमेशा टाइम का फ्लो लेफ़्ट टू राइट होना चाहिए। एंड नेटवर्क में नोट कंटेन लूप्स, नेटवर्क्स के बीच में लूप नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे इम्पोर्टेंट है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, और पर्ट और सीपीएम में भी डिफरेंस हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।